ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क के लिए बहुत विशेष है क्योंकि वीडियो है सितंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर का महीना कर्क के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न भाव पर नजर डालते हैं। लग्न में शुक्र रहेंगे और शुक्र लग्न में रहेंगे 15 तारीख तक। अच्छा ही है, लाभेश हैं, चतुर्थेश हैं। चतुर्थेश होने के नाते लग्न में आना अपने आप में राजयोग बनाता है और शुक्र का लग्न में आना कहीं ना कहीं उन्नति, प्रगति, खुशियाँ। चतुर्थेश का लग्न में आना प्रॉपर्टी, वाहन प्राप्ति, इन सब का योग बनाता है। और क्योंकि वो लाभेश हैं तो लाभ प्राप्ति, कुछ ना कुछ जीवन में लाभ अवश्य मिलेगा। और यहाँ से शुक्र सप्तम को देख रहे हैं तो 15 तारीख तक विवाह का भी बहुत सुंदर योग आपका बन रहा है। पद उन्नति हो सकती है, व्यवहार कुशलता बढ़ सकती है, कार्य कुशलता बढ़ सकती है और जीवन में खुशियों का भी आगमन होगा क्योंकि शुक्र अपने आप में खुशियाँ हैं और चौथे घर के स्वामी हैं। तो ये महीना आपके लिए एटलीस्ट जो शुरुआती भाग है वो काफ़ी अच्छा प्रतीत होता है। इस महीने का जो पहला बदलाव होगा वो होगा ग्रहण। कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। कहाँ लगेगा? अष्टम में लगेगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा पर। सूर्य ग्रहण भी लगेगा इस महीने, वो लगता है अमावस्या पर। हाँ, अब चंद्र ग्रहण की जो स्थिति है वो थोड़ी सी डामाडोल है क्योंकि अष्टम में ग्रहण लग रहा है और ग्रहण किस पे लग रहा है? चंद्रमा पर। और चंद्रमा क्या है? लग्नेश है। इसीलिए ये टाइम आपका थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। यहाँ पे मानसिक अस्थिरता, जीवन में अस्थिरता, कुछ गलत निर्णय लेना, इवन इंजरीज, एक्सीडेंट्स के योग भी बनते हैं क्योंकि मैंने कहा ना ग्रहण का प्रभाव तो सब पर ही रहेगा, लेकिन चंद्र ग्रहण है जो आपके लग्नेश पर लग रहा है। इसीलिए 7 तारीख से कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद ये बहुत सेंसिटिव टाइम होगा। यहाँ पे कोई बड़े फाइनेंशियल निर्णय मत लीजिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा। इंजरीज का जैसे मैंने कहा थोड़ा डर हो जाता है और मानसिक अस्थिरता बहुत रहेगी। इसलिए कोशिश कीजिए हफ्ते के या कहिए महीने के शुरुआती भाग में कोई बहुत बड़े निर्णय ना ही लें तो अच्छा रहेगा। और सेहत को लेकर फिजिकल एज वेल एज मेंटल दोनों को ही लेकर आपको बहुत केयरफुल रहना है। इसके बाद जो पहला गोचर होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपके योग कारक ग्रह मंगल का हो रहा है। 13 तारीख को मंगल का गोचर होगा और वो चौथे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। 2 राजयोग बनाएंगे क्योंकि 10वें घर के स्वामी और पंचम के स्वामी त्रिकोण में है, तो केंद्र केंद्र योग, त्रिकोण केंद्र राजयोग। मंगल का चौथे घर में आना वैसे मिश्रित ही माना जाता है। चौथे घर में मंगल आते हैं तो प्रॉपर्टी का योग अवश्य बनाते हैं। चौथे घर में जब मंगल आते हैं तो कहीं ना कहीं घर में कुछ आपको रिपेयर वर्क करना था, कंस्ट्रक्शन करना था, इंटीरियर्स का काम करना था, उसका भी योग बनाते हैं। बस एक ही दिक्कत होती है चौथे घर के मंगल की कि उनका दिग्बल समाप्त हो जाता है तो जीवन में अथॉरिटी नहीं रहती। कार्य क्षेत्र को भी देखेंगे तो बचाएंगे, लेकिन दिग्बल समाप्त है ना तो आप देखेंगे जीवन में और करियर में अथॉरिटी थोड़ी सी आप लैक करेंगे। ये मंगल सप्तम को देखेंगे तो अपनी मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैरिड लाइफ में अचानक से कलह कलेश यहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन योग कारक ग्रह का लाभ स्थान को देखना अपने आप में बताता है कि 13 तारीख के बाद कुछ बड़े लाभ प्राप्त करने के योग आपके बन जाते हैं। इसके बाद अच्छा, ये मंगल की अगर हम बात करें तो इन पर राहु का प्रभाव भी और गुरु का प्रभाव भी होगा। तो 10वें घर के स्वामी और पंचम के स्वामी राहु गुरु से प्रभावित है, यानी कि करियर में आगे बढ़ने के मौके अवश्य प्राप्त होंगे और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी बहुत अच्छी दिख रही है। इसके बाद 15 तारीख को 2 गोचर होंगे।
एक होगा शुक्र का और एक का होगा बुध का। बुध भी आगे चले जाएंगे और शुक्र भी आगे आ जाएंगे। बुध की बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति में है, तीसरे घर के बुध ठीक ही माने जाते हैं, और वो उच्च के हो गए तो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, कुछ ऐसे आइडियाज़ आएंगे जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो, बुद्धिमत्ता साथ देगी, लॉजिकल रीजनिंग साथ देगी। वो आपके तीसरे घर के ही स्वामी है तो रुके काम आगे बढ़ेंगे और जीवन में भी आगे बढ़ने के बहुत मौके आपको प्राप्त होंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें शुक्र की भी हमने चर्चा करनी है। हाँ, शुक्र का केतु के साथ युति बनाना, जैसे मैं कई बार बताता हूँ, बहुत अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे क्योंकि वो लाभेश है और चतुर्थेश है तो कोई पेमेंट अटक सकती है। और चौथे घर के स्वामी का केतु के साथ युति और वो भी शुक्र, यानी कि घर में भी थोड़े कलह कलिश और घर में थोड़ी बीमारियां भी आ सकती हैं। सप्तम से अष्टम में केतु शुक्र की युति मैरिड लाइफ में अट्रैक्शन की कमी, इंटीमेसी की कमी भी ला सकता है। तो ये शुक्र की युति केतु से थोड़ी कष्टकारी हो सकती है। और अंततः महीने का आखिरी बदलाव और साल का आखिरी ग्रहण सूर्य ग्रहण, नहीं 17 तारीख को, खैर हम सूर्य की बात नहीं करी, सूर्य का राशि वर्तन भी 17 तारीख को होगा। तो ठीक है, तीसरे घर में आ रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, धनस्थान के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, अपनी स्किल से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को और बेटर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। और इसके बाद लगेगा ग्रहण आपका सूर्य ग्रहण, साल का अंतिम सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या पर। और अमावस्या कब होती है? जब सूर्य चंद्रमा साथ में होते हैं। तीसरे घर का सूर्य ग्रहण या ग्रहण अच्छा ही माना जाता है, कोई बहुत बुरा नहीं होता। यहाँ से एक प्रबलता रहेगी बदलाव लाने की, यहाँ से एक हिम्मत रहेगी बदलाव लाने की। जो सोच कर बैठे थे कि हाँ ये चेंज लाने हैं, ये चेंज करने हैं, जो नहीं कर पा रहे थे वो बदलाव यहाँ पर ला पाएंगे। बस अपने भाई बहनों के साथ संबंध और अपने कम्युनिकेशन, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। वक्री शनि का प्रभाव भी इतने सारे ग्रहों पर है जो ग्रहण युक्त हैं, यानी कि मिसकम्युनिकेशन, चीज़ों को ओवर इवेल्युएट करना, और कभी कभी ये थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी लाता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज ये सूर्य ग्रहण कोई बहुत बुरा नहीं होगा। चंद्रमा तो इन्वॉल्व होते ही हैं ग्रहण में, वो भले ही सूर्य हो या चंद्र ग्रहण हो, दोनों में ही दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो क्योंकि वो लग्नेश है तो मैं फिर से कहूँगा कि अपनी सेहत का इस महीने काफ़ी ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है, सॉरी कुछ विशेष प्रेडिक्शंस। सबसे पहला तो अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, करना चाह रहे हैं तो उसको करते रहिए, यानी कि उसमें लगे रहिए। अभी क्या हो रहा है, 2 दिन करते हैं आप अपनी मेहनत, उसके बाद हट जाते हैं। फोकस पर काम कीजिए। कहीं ना कहीं पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए, जो अभी आपका थोड़ा सा धूमिल है, पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढिए। आप अपने आंतरिक शत्रुओं पर कंट्रोल कीजिए, बाहरी पर तो कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। पेशेंस दिखाइए, डिटर्मिनेशन दिखाइए। कहीं ना कहीं जीवन में लेड बैक एटीट्यूड से निकलिए और चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। लोगों से हेल्प मांगिए, कोलैबोरेट कीजिए और कहीं ना कहीं ईश्वर की आराधना भी कीजिए। मैं हमेशा कर्क वालों को कहता हूँ कि आपका भाग्येश बृहस्पति है, तो जितना अध्यात्म के पास रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर इस महीने काम करेंगे। आपके अंदर वो प्रतिभा, वो प्रबलता रहेगी कि आप अपने जीवन को अपलिफ्ट कर पाएँ, अपने जीवन का जो स्तर है उसको बढ़ा पाएँ। इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा। महीना कोई बुरा नहीं दिख रहा, लेकिन जो भी मैंने सेंसिटिव चीज़ें कही हैं अवश्य उन पर ध्यान दीजिएगा। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के दृष्टिकोण से महीना वैसे देखा जाए तो अच्छा ही है। 10वें घर के जो स्वामी हैं मंगल, जो आपके योग कारक ग्रह भी हैं, वो पूरे महीने 10वें घर को देखेंगे। पहले 8वीं दृष्टि से, फिर 7वीं दृष्टि से जब आ जाएंगे चौथे घर में। तो दशमेश का 10वें घर को देखना, किसी भी भाव के स्वामी का अपने भाव को देखना हमेशा ही शुभता लाता है, एक अच्छी चीज़ है। पहला जो बदलाव होगा इस महीने वो 7 सितंबर को होगा और आपके अष्टम भाव में होगा, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था। चंद्र ग्रहण, क्योंकि अष्टम में लग रहा है, चंद्र ग्रहण है जो लग्नेश पर लग रहा है, थोड़ी अनिश्चितता 7 सितंबर के आसपास आ सकती है। गलतियां हो सकती हैं, गलतियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और इवन फोकस भी आपका थोड़ा कार्य क्षेत्र में इस टाइम में कम रहेगा। तो 7 तारीख के आसपास थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। 7 तारीख के 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन बाद तक ये प्रभाव रहेगा। 13 सितंबर को जैसे हमने बात करी कि मंगल जो है वो चौथे घर में आ जाएंगे और राजयोग बनाएंगे यहाँ पे 2 प्रकार के और 10वें घर को देखेंगे। तो करियर में काम अच्छा करेंगे, पैसा भी बढ़ सकता है क्योंकि लाभ स्थान को भी देखेंगे।
लेकिन क्योंकि उनका दिग्बल समाप्त है तो कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी थोड़ी लैक करेंगे कार्य क्षेत्र में, तो उस पर विचार कीजिएगा। 15 तारीख को 2 गोचर होंगे जिसमें से शुक्र का प्रभाव काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा। बुध आ जाएंगे तीसरे घर में जो नई चीज़ें सीखने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, लेकिन शुक्र का अर्थ त्रिकोण में आना, केतु युक्त होना, ये पहला बताता है कि आगे बढ़ने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ लोग जानबूझ के आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। और इसके साथ ही ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ ना, शुक्र का प्रभाव करियर से संबंध जब भी लगाता है या बनाता है तो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, और अर्थ त्रिकोण है, करियर का एक भाव है, तो यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। 17 तारीख को सूर्य का गोचर, ये भी ठीक है, तीसरे घर में सूर्य का आना, बुध आदित्य योग बनाना, तो शुक्र द्वारा जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे निवारण भी प्राप्त हो जाएगा। और अंततः 21 तारीख को सूर्य ग्रहण तीसरे घर में, जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में कहा था, कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा मिसकम्युनिकेशन आदि हो सकती है बॉसेस से भी, क्योंकि नवम में ऑलरेडी एक वक्री ग्रह बैठा है और ये सारे ग्रहों का प्रभाव तीसरे नवम में, तो 2-3 चीज़ें होंगी। पहला, आपके अंदर अति उत्साह रहेगा, जल्दबाजी रहेगी, लेकिन हो सकता है वो चीज़ आपके बॉसेस को पसंद ना आए, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में, आपके और आपके बॉसेस के बीच में थोड़ी कम्युनिकेशन गैप आ जाए। तो 21 तारीख के बाद से उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। अदरवाइज़ देखा जाए महीना करियर के लिए ठीक ठाक है। विशेष प्रेडिक्शन, अपनी डिवोशन बढ़ाइए करियर के प्रति, नॉलेज बढ़ाइए, इंडिविजुअलिटी रखिए कार्य क्षेत्र में, यात्राओं के योग बन रहे हैं जिनके करियर में यात्राएं बहुत होती हैं, और अदरवाइज जो रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण हो सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, अपने करियर को और स्टेबल करने पर काम कीजिए। अगर करियर में इच्छाओं को पूरा करना है तो पहले उसके लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र एक ऐसी जगह है जहाँ काबिलियत बहुत मैटर करती है। हाँ, बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं, पर अगर काबिलियत है आपके पास तो अंततः कभी ना कभी तो आगे बढ़ेंगे ही। रेस्टलेस बहुत रहेंगे, थोड़ा गुस्सा भी बढ़ेगा महीने के अंत भाग में, या फिर कहिए महीने के मध्य भाग के बाद। लेकिन ये है कि अगर एक लीडर बन के उभरना है सारी दुविधाओं को दूर करने के साथ, वो यही महीना है जहाँ पे आप एक लीडर बन के अवश्य उभर सकते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों पर विचार कीजिएगा। महीना ठीक ठाक है, बहुत बुरा तो नहीं है। जो भी मैंने सेंसिटिव चीज़ें कही हैं उन पर आपको काम करना है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, और ठीक है महीना, सप्तम पर शुक्र की दृष्टि रहेगी 15 तारीख तक, और शुक्र लाभेश हैं, सप्तम से केंद्र के स्वामी हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। गोचर की बात करें जो, या फिर पहला जो प्रभाव होगा वो ग्रहण का होगा। अब ये बहुत केयरफुल समय है, या केयरफुल रहने का समय है। ग्रहण लग रहा है आपके दूसरे घर में, लग्न से अष्टम में, लेकिन सप्तम से दूसरे में। बिजनेस की बात करें इसलिए मैंने दूसरा कहा, सप्तम से दूसरे में। और ये कौन सा है? चंद्र ग्रहण। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहला तो एक बड़ा अचानक से काम मिल सकता है, धन लाभ हो सकता है, रुका पैसा आ सकता है, रुका काम बन सकता है, लेकिन यहाँ पे लालच में पड़कर किसी स्कैम में भी फंस सकते हैं। इसलिए थोड़ा अपनी बुद्धिमत्ता पर ध्यान दीजिएगा और पेशेंस पर भी काम कीजिएगा। इसके अगला जो बदलाव होगा मंगल का होगा, जो बहुत कल्याणकारी होगा आपके लिए, क्योंकि योग कारक ग्रह राजयोग बनाते हुए 2 आपके 7वें घर को देखेंगे। तो बिजनेस में बहुत काम भी मिलेगा, प्रगति भी रहेगी, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और हिम्मत भी रहेगी, और बदलाव का मौका भी रहेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें, शुक्र बुध का गोचर है। बुध 15 तारीख को तीसरे में, तो शुक्र आ जाएंगे दूसरे में 15 तारीख को। तो बुध का तो यहाँ पे उच्च का होना सप्तम से त्रिकोण में, वो सप्तम से नवम के स्वामी है, यानी कि भाग्य का भी साथ मिलेगा। हाँ, शुक्र केतु सप्तम से अष्टम में 15 तारीख के आसपास थोड़ी पेमेंट्स अटक सकती है, थोड़े काम अटक सकते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अपनी पेमेंट्स का एकदम ब्यौरा लीजिएगा, पेमेंट्स पर ध्यान दीजिएगा। और सप्तम से अष्टम में केतु, शुक्र और सूर्य भी यहाँ पे 2 दिन तक रहेंगे, तो इवन आपके अपने पार्टनर से भी थोड़े झगड़े हो सकते हैं बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन। 17 तारीख को सूर्य का गोचर हो जाएगा, सप्तम से नवम में बुध आदित्य योग बन गया, और सप्तम से नवम में बुध उच्च के हैं जैसा मैंने कहा था, तो ये बिजनेस में नए आइडियाज़ दिखाता है। सूर्य ग्रहण लगेगा 21 तारीख को, वहाँ पे थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि सूर्य का इन्वॉल्वमेंट है, लग्नेश का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे ना थोड़ी
बाधाएं आ सकती हैं। अगर आपका लेट्स से कि लॉजिस्टिक्स का काम है या ट्रांसपोर्टेशन बहुत होता है तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। आपने कुछ सामान भेजा, पहुंचा ही नहीं, रास्ते में ख़राब हो गया, रॉ मटेरियल ख़राब हो गया, और सरकारी प्रॉब्लम्स ये आपको तंग कर सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, मोटे मोटे तौर पर तो बिजनेस के लिए अच्छा ही महीना। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अपनी ऊर्जा को बहुत केंद्रित रखिएगा, क्लैरिटी रहनी चाहिए, और इमोशंस पर कंट्रोल। अभी लग रहा है कि इमोशंस के बहाव में बहुत निर्णय लिए जा रहे हैं। अपनी डिसीजन मेकिंग पर काम कीजिए, अपने बिजनेस की नॉलेज और बढ़ाइए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अवेयरनेस, बिजनेस माइंड, बिजनेस की जो एक चालाकी होती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। दूसरों को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, दूसरों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं ये ऐसा महीना है जहाँ पे आपको अपने बिजनेस के पास्ट में जाकर सीखना पड़ेगा, कहाँ पे गलतियाँ थी, कहाँ पे कोई अच्छा टाइम आया था तो वहाँ पे हमने क्या किया, कोई बुरा टाइम था तो वहाँ पे हमने क्या किया। और थोड़े से रिस्क भी इस महीने उठाने पड़ सकते हैं। जो बिजनेस करता है उसको पता है कि टाइम टू टाइम थोड़े रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं। तो ये महीना इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। दो ही चीज़ें कहूँगा, डिटर्मिनेशन और क्लैरिटी। इन दो चीज़ों पर अगर आपने इस महीने काम किया तो अवश्य महीना बिजनेस के रूप में बहुत लाभकारी साबित होगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए तो देखिए महीना ठीक ही है। शुक्र लाभेश होने के नाते 15 तारीख तक लग्न भाव में रहेंगे, उसके बाद भी धन स्थान में ही चले जाएंगे। तो महीना धन के रूप में तो अच्छा ही दिख रहा है। हाँ, यह है कि वक्री शनि है और वो लाभ स्थान को देख रहे हैं तो पेमेंट्स डिले हो सकती हैं, लेकिन धन के रूप में तो महीना अच्छा ही है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट में शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा। बीच के 10 दिन अच्छे नहीं हैं, अंतिम 10 दिन कन्फ्यूजन जहाँ पे हो वहाँ पे पैसा मत लगाइएगा, जहाँ पे बहुत रिस्क लेने का टाइम नहीं है। खर्चों की अगर हम बात करें तो वैकेशंस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, घूमने जाने पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपने घर में, अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला रहे हैं। मे बी कोई इंटीरियर्स का काम कराएं, घर में कुछ बड़ा चेंज लाएं, उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। खाने पीने की चीज़ों पर, आउटिंग्स पर बहुत खर्चा होगा, ट्रैवलिंग पर बहुत खर्चा होगा। हो सकता है कुछ इक्विपमेंट्स आपके ख़राब हो जाएं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। कई छोटे छोटे कार्य पूर्ण करने थे, उनको इस महीने और नहीं टाल पाएंगे, उन पे खर्चा होगा। लग्जरीज पे बहुत खर्चा होगा, कुछ एडवेंचरस करेंगे, कुछ नया करेंगे, एंटरटेनमेंट की चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा, और अंततः सरकारी कार्यों पर भी खर्चा होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हाँ थोड़ा से चांसेस हैं, पर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे आपको, कुछ अनकन्वेंशनल तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। बहुत ओवर एक्साइटमेंट में ट्राई मत कीजिएगा। नए रिलेशनशिप के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा डेस्परेशन कम रखिएगा, और यहाँ पे ना ये भावना आपको आ सकती है कि हाँ चीज़ें अभी स्टार्ट हो सकती हैं। तो मैं तो कहूँगा इस महीने थोड़ा सा संयम रखिए, अभी बहुत जल्दबाजी में आगे मत बढ़िएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर उनकी बात करें, 15 तारीख तक शुक्र की स्थिति अच्छी है, पंचम से नवम में है, त्रिकोण में है, और कारक भी हैं रिलेशनशिप के, तो ठीक है। पहला जो बदलाव होगा इस महीने वो ग्रहण का होगा। चंद्र ग्रहण लगेगा आपके अष्टम भाव में, जो पंचम से चौथा है। यहाँ पे थोड़ा इमोशनल डिसबैलेंस आ सकता है। मंगल का गोचर होगा 13 तारीख को। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि मंगल पंचमेश है, अपने से 12वें घर में आ गए, और राहु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है। अब राहु अष्टम से बैठकर इल्यूजन और डिल्यूजन क्रिएट करेंगे, और गुरु जो है छठे घर के स्वामी हैं, ये फालतू की बहस करवाएंगे। और पंचमेश का अपने से 12वें में जाना, कुछ लोगों की ऑलरेडी अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे उनके ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। और 15 तारीख को जो शुक्र का गोचर होगा, बुध का भी होगा 15 को, जो ठीक ठाक है, लेकिन शुक्र क्योंकि कारक हैं रिलेशनशिप के, तो उनका गोचर केतु के साथ अचानक से, जैसे मैंने कहा ना, जो सबसे क्रिटिकल टाइम है इस महीने का ना, जहाँ पे ब्रेकअप्स हो सकते हैं, वो महीने का मध्य भाग ही है, जहाँ पे अचानक से कुछ लोगों के ब्रेकअप्स या प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। शुक्र केतु युति ब्रेकअप करवाती है, और हो सकता है जीवन में और प्रॉब्लम्स, क्योंकि पंचम से 10वें में है, कभी कभी होता है कि जीवन में और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। उस टाइम पे व्यक्ति सोचता है कि मैं प्यार पे ध्यान दूं या बाकी चीज़ों पे ध्यान दूं, तो उसके कारण भी हो सकता है कि बाकी चीज़ें इतनी प्रभावित कर रही हैं कि रिलेशनशिप खराब हो जाए।
सूर्य का गोचर होगा 17 तारीख को, ठीक ठाक है, कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं। लेकिन ग्रहण का लगना फिर से तीसरे घर में, ये 21 तारीख को होगा सूर्य ग्रहण। ये फिर से दिखाता है कि महीने के अंतिम भाग में पुनः कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और झगड़े हो सकते हैं। तो ये एक अप्स एंड डाउन्स वाला महीना है, जिसमें से मध्य भाग जो है वो सबसे क्रिटिकल रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत आगे की मत सोचिएगा, अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दीजिए, अपने लिए भी स्पेस निकालिए, पुरानी बातों को क्लियर कीजिए, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ईगो मत दिखाइएगा, आराम से बातचीत कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हर रिलेशनशिप अलग होता है। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों के जीवन में जो चल रहा है वो आपके जीवन में भी चले, क्योंकि जैसे मैंने कहा हर रिलेशनशिप अलग होता है, हर रिलेशनशिप की वैल्यूज़, हर रिलेशनशिप की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए, ईगो मत दिखाइए, और जैसे मैंने कहा ना, बहुत आगे की मत सोचिए। अभी क्या है उस पर विचार करेंगे तो फिर भी चीज़ें संभल जाएंगी, लेकिन अगर फ्यूचर के भी ही बारे में सोचते रहे कि ये होगा वो होगा, तो चीज़ें बिगड़ती ही रहेंगी, यानी कि अच्छी नहीं हो पाएंगी। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, शुरुआती भाग ठीक ठाक है। हाँ, एक ग्रहण लगेगा अष्टम में, जैसे मैंने बताया है कई बार, चंद्र ग्रहण, तो ये है 7 तारीख को, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। अष्टम भाव मांगल्य स्थान होता है। यहाँ पे एक, पहला तो आपके पति या पत्नी की तबीयत बिगड़ सकती है, दूसरा छोटी सी बात पर ना बहुत बहस हो सकती है। शुक्र 15 तारीख तक सप्तम को देखेंगे, अच्छा है, बचा कर रखेंगे। 13 तारीख को मंगल का गोचर होगा, मंगल दोष स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये मंगल दोष बहुत स्ट्रांग नहीं होता, मैं कई बार बताता हूँ, लेकिन हाँ, मंगल का प्रभाव तो है सप्तम पर। मंगल आपके लिए अच्छे ग्रह हैं, लेकिन एग्रेशन थोड़ा बढ़ेगा। प्रॉब्लम 15 तारीख से आएगी। बुध का गोचर हो जाएगा, जो ठीक ठाक है, कोई बहुत बुरा नहीं है, लेकिन शुक्र का जो गोचर होगा वो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, क्योंकि उनकी युति केतु से हो जाएगी। अचानक से डिस्ट्रैक्शंस, अचानक से डिसकंटेंटमेंट, अपने पार्टनर को पसंद ना करना, अपने पार्टनर में कमियां निकालना। सप्तम से अष्टम में 15 से 17 तक सूर्य भी रहेंगे, तो ये महीने का मध्य भाग बहुत क्रिटिकल रहेगा। सूर्य का गोचर हो जाएगा 17 तारीख को। एटलीस्ट एक क्रूर ग्रह निकल गया सप्तम से अष्टम में, तो 17 के बाद थोड़ा सा चीज़ें बदलेंगी, लेकिन हाँ, एक डिटैचमेंट की भावना, अट्रैक्शन की कमी, अपने पार्टनर में सारी बुराइयां दिखना, ये सब चलता रहेगा। और महीने का अंतिम प्रभाव सूर्य ग्रहण ही होगा, सप्तम से त्रिकोण में है, 21 तारीख को लगेगा, तो एक सेंसिटिव पोजीशन पूरे महीने बनी रहेगी। यानी कि आप मान के चलिए कि शायद 13-14 तारीख तक कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। 7 तारीख को ग्रहण है, वो थोड़ा सा प्रभावित करेगा, लेकिन मध्य भाग के बाद से ना मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। विशेष प्रेडिक्शन, ऊर्जा को सकारात्मक रखिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे के करियर के बारे में, जीवन के बारे में जानिए। अगर दोनों ही काम करते हैं तो इंटरेस्ट लीजिए। अगर गलती हुई है या बातचीत बंद है तो अपनी तरफ से इनिशिएट कीजिए। इमोशनल बैलेंस पर काम कीजिए। कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। रोमांस पर काम कीजिए, रोमांटिक रहिए। अवश्य ये इमोशनल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इमोशनल अचीवमेंट्स होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में, इमोशनल सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में। रिस्पेक्ट पर बहुत ध्यान दीजिए कि डिसरिस्पेक्ट ना हो। और अगर आपके पार्टनर इमोशनली डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं तो ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप उनसे बात करें। कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो तो उस कन्फ्यूजन के चलते कोई निर्णय मत लीजिएगा या कोई आरोप मत लगाइएगा। अपने पार्टनर के साथ थोड़ा स्पेशल टाइम भी, अलग टाइम भी बिताने का प्रयास कीजिएगा इस महीने। बहुत बुरा महीना नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, महीने के मध्य भाग के बाद चीज़ें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन वैसे तो ठीक है, लेकिन आप बहुत जल्दबाजी में रहेंगे तो अपने काम बिगाड़ेंगे। अंतिम 10 दिन में चीज़ें बहुत डिले होंगी। अगर आपका कोई सरकारी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में हो सकता है वो पोस्टपोन भी हो जाए, कुछ लोगों के लिए संभावना बन रही है। अदरवाइज़ अपने स्तर पर देखें तो आपके काम डिले होंगे, इसलिए एग्ज़ाम अगर है तो पहले ही प्री प्लान्ड वे में आगे बढ़ें। वैसे देखा जाए तो ठीक ठाक महीना है स्टूडेंट्स के लिए। शुक्र लग्न में रहेंगे, वो अपने आप में शुभ ग्रह हैं, भाग्य को बढ़ाते हैं जब लग्न में रहते हैं, तो अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है। पंचमेश मंगल भी तीसरे घर में रहेंगे 13 तारीख तक, वो भी अच्छा है। पहला गोचर मंगल का ही होगा, ये भी कोई बहुत बुरा नहीं है। केंद्र में आ गए, राजयोग बना रहे हैं। इसके बाद बुध शुक्र का गोचर होगा, बुध 15 तारीख को और शुक्र भी 15 तारीख को राशि बदलेंगे। बुध तीसरे घर में आएंगे, शुक्र आपके
दूसरे घर में आएंगे। तो बुध का उच्च का होना बहुत अच्छा है क्योंकि स्टूडेंट्स के कारक हैं और उनका उच्च का होना रिटेंशन पावर, कम्युनिकेशन, हर चीज़ बढ़ाएगा। और फिर 17 तारीख को बुध आदित्य योग भी बन जाएगा, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए महीना काफ़ी अच्छा, काफ़ी शुभता प्रदान करने वाला दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, लीड लेनी पड़ेगी, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना कि वो करेंगे, वो मेरे हेल्प करेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। पुरानी चीज़ों को समझिए, रिवीजन कीजिए, ना कहना सीखिए, कमिटमेंट्स पर काम कीजिए, लिख कर रखिए कि भाई ये मेरे को इस दिन करना है। फिर देखिए कि क्या आप उसके आसपास भी हैं या कहीं कोसों दूर हैं। कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी की कमी है और ये महीना एक वेकअप कॉल लाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, एक वेकअप कॉल चाहिए होती है हमें कि भाई अब जग जाओ। तो ये महीना ऐसा ही कुछ ऐसा होगा जो एक वेकअप कॉल आपको दे के जाएगा कि भाई अभी चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं, अब थोड़ा जागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा कि आगे के बारे में सोचिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले अपने प्रेजेंट को ठीक करिए। अगर प्रेजेंट में ही ठीक नहीं होगा कुछ, तो फ्यूचर में क्या ही कर पाएंगे। इन सारी ही चीज़ों पर विचार कीजिएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने जिनको डायबिटीज़ है, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, नेत्र विकार हैं, कार्डियक इश्यूज़ हैं, हड्डियों के रोग हैं, लिवर की प्रॉब्लम्स हैं और जिनको एंग्जाइटी बहुत रहती है, उनको ज़्यादा ध्यान देना है। शुरुआती 10 दिन में सर के रोग, बॉडी पेन, आँखों की प्रॉब्लम, मानसिक विकार और कहीं न कहीं जोड़ों का दर्द। बीच के 10 दिन बीपी, फूड इन्फेक्शंस, बॉडी में हीट जनरेट होना, एसिडिटी। अंतिम 10 दिन में पुनः बीपी, एसिडिटी की प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज़ और हृदय संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में चावल और दूध का दान कीजिए। महादेव का पंचामृत से अभिषेक करके, गंगा जल से अभिषेक करके 4 बार उनकी चालीसा का पाठ कीजिए। और मंदिर में जो ब्राह्मण देवता हैं उनको दक्षिणा दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और किसी भी गौशाला में फलों का दान कीजिए। ये उपाय करेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।